हमारे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज सर। सर, जीएसटी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, एडवांस टैक्स नंबर्स भी अच्छे थे। अब जीएसटी के नंबर्स भी इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। सर, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से आपको टैक्स कलेक्शन अच्छा देखने को मिला है? जीएसटी में जैसे कि आपने कहा अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और इस साल पहले क्वार्टर का एवरेज 1,51,000 है और पिछले वर्ष से इस लगभग 37% ज़्यादा है और पिछले वर्ष भी हमें 30% ज़्यादा आया था। तो जीएसटी में अभी तक रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन पिछले साल मई और जून में रेवेन्यू कम आया था, तो हो सकता है आने वाले समय में ये 37 ना रह के थोड़ा सा कम हो जाए, पर अच्छा रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा पिछले साल रेवेन्यू इंक्रीज 49% था। इस वर्ष पहले क्वार्टर तक लगभग ये 43-44% ज़्यादा है। तो 49% के इंक्रीज़ के ऊपर एक 44% का इंक्रीज़ भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू में ही एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स पे कुछ रिलीफ दिया था, तो उस रिलीफ की वजह से कुछ टैक्स रेवेन्यू हमारा कम होना था। लेकिन अब ये जो टैक्स लगाया है, इससे उसकी कुछ हद तक भरपाई हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट था रेवेन्यू का, हम उससे ज़्यादा ही अचीव करेंगे, उससे कम नहीं अचीव करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी इकॉनमी ठीक से चलती रहे, और अगर ये ठीक चलेगी तो रेवेन्यूज़ में हमारा ग्रोथ ठीक ठाक आएगा। सर, बाज़ार एक चीज़ मान रहा था कि दो चीज़ों पे टैक्स बढ़ना ही है। एक गोल्ड के ऊपर, जिसमें आपने कस्टम ड्यूटी करीबन 5% बढ़ा दी। दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसमें आपने विंडफुल गेन टैक्स लगा दी। अब तीसरा बचता है टबैको। क्या सर, इस पे कोई विचार सरकार का इस समय चल रहा है कि टबैको पे टैक्स बढ़ाया जाए? क्योंकि डिमांड काफ़ी बार उठती रही है, इस पे कमेटी भी बनी थी। तो क्या इस पे कोई विचार सरकार का? आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो टैक्स लगाया है, नॉर्मली हम ऐसा टैक्स नहीं लगाते हैं, बजट में ही टैक्स की प्रोविजंस को बदलते हैं, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी, जहाँ विंडफॉल गेन हो रहे थे कंपनीज़ को क्रूड पर भी, और एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पे उस पर टैक्स लगाया है। और साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर पे इस प्राइस का कोई असर ना हो। तो टोबैको का इशू मेरा ख्याल में मझधार में डिस्कस करने का कोई ऐसा विचार नहीं है। अगर ये होगा तो बजट के दौरान ही होगा। बजट में ये डिस्कस भी हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, और जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के डिसीशंस दो बजट्स के बीच में नहीं लेती, वो किसी कारणवश ही लेती है। जैसे जब हमने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ एडिबल ऑयल्स पे घटाई, तो इसलिए घटाई क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो ऐसा कोई वजह टोबैको में अभी नज़र नहीं आती। लेकिन सर, टैक्स रेवेन्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं दोनों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से। ये विंडफुल गेन टैक्स भी एक अच्छा अमाउंट हो सकता है, लेकिन फिर भी सर फिस्कल डेफिसिट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। तो सर, क्या और रेवेन्यू सरकार के पास अभी है जिससे रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके? कहाँ पे और ऑप्शंस अभी सरकार के पास अवेलेबल हैं? आपने ठीक कहा कि फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर है। प्रेशर शायद इसलिए भी है क्योंकि हमारा कुछ खर्चा बढ़ गया है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जैसे कि आप जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फूड पे भी जो फ्री फूड दे रही है भारत सरकार, जो कि शायद गरीब के लिए आवश्यक भी है, उस पर भी सब्सिडी, गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो नॉर्मल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आते हैं 3 बार साल में, उसकी में भी टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो लेकिन मुझे अभी तक तो यही विश्वास है कि जो रेवेन्यूज़ का ग्रोथ आएगा, वो अगर हम ठीक से खर्च करेंगे और ज़्यादा चीज़ों पे नहीं करेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेंगे, तो हम फिस्कल डेफिसिट पे होपफुली काबू पा सकते हैं। आपने बात सही कही। इस बार जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से पिछली बार लगभग 99,000 करोड़ का डिविडेंड आया था, इस बार लगभग शायद 30,000 करोड़ का आया, तो वहाँ पर भी कुछ कमी देखी गई है। लेकिन अभी साल का शुरुआत है, सिर्फ पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ है, हम दूसरे क्वार्टर में हैं। तो हम रेवेन्यू साइड से तो पूरी कोशिश करेंगे कि बिना टैक्स पेयर को कुछ तकलीफ़ दिए हुए हम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो टैक्स हमें पहले नहीं आता था वो आए, ताकि हम रेवेन्यूज़ में थोड़ा ग्रोथ दे सकें और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रख सकें।
सर एक सवाल मैम, एफएम मैम हमेशा कहती हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो शॉक ऑब्जर्वर है इस बाज़ार के अंदर। एफपीआई जैसे जैसे पुल आउट हुआ, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनको उस शॉक को ऑब्जर्व किया। सर लेकिन इस समय कैपिटल गेन टैक्स या कहें कि जो मार्केट के अंदर जो टैक्सेस हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या उस पे कोई स्टडी करके रिटेल इन्वेस्टर्स को कहीं वहाँ पे कोई रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा बाज़ार, बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे एक तैयार हो रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर टैक्स के रेट ज़्यादा हैं। यहाँ पर कैपिटल गेंस लॉन्ग टर्म पे केवल 10% है, जो कि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर इक्विटी होल्डिंग मेरी 1 वर्ष से ज़्यादा है तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आता हूँ और मेरा कैपिटल गेंस टैक्स केवल 10% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स मेरा 15% है केवल। कुछ वेस्टर्न नेशंस में ये टैक्स मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है जो कि 25, 30, 35% भी है। तो हमारा टैक्स काफ़ी कम है और यही वजह देखी गई है कि पिछले 2 साल के करीब में काफ़ी लोग हमारे स्टॉक मार्केट में आए हैं, जिसने कि स्टॉक मार्केट को भी स्टेबिलिटी दी है। जब एफपीआई जा रहे हैं तो ये लोग मार्केट को खड़ा रख रहे हैं क्योंकि वो अभी भी पैसा डाल रहे हैं इक्विटी की मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता है कि, और वैसे भी ये भी बजट का पार्ट है, तो इस तरह के इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, फ़ैसला लेते हैं बजट के दौरान पे ही। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कहें कि हम इस पर टैक्स घटाना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, ऐसा कोई विचार नहीं है। सर आज के नोटिफिकेशन पे एक बार फिर से बात करते हैं। सर जो आज एक क्लैरिटी आपसे चाहिए कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या जो ईओयू के अंदर जो रिफाइनरीज हैं या वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है, क्या उन पे भी टैक्स लगेगा? क्योंकि जो डीजीएफटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है और एक कन्फ्यूज़न बाज़ार में लोगों के मन में है। लोगों के मन में कन्फ्यूजन जो है उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो SEZ में भी ये टैक्स लागू होगा, क्योंकि विंडफॉल गेन वहाँ पर भी हो रहा है। ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, जैसे कि FM मैडम ने भी कहा है। तो ये इस समय हमारे स्टेप्स भी थोड़े ऐसे होने चाहिए जो कि सिचुएशन को ठीक रख सकें। तो इस समय SEZ पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन SEZ पर एक्सपोर्ट की कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि SEZ से तो केवल एक्सपोर्ट ही होता है, वो DTA एरिया में नहीं सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कोई परमानेंट मेजर नहीं है या कोई परमानेंट पॉलिसी चेंज नहीं है, ये टेम्परेरी मेजर है। क्योंकि अगर क्रूड का भाव $75-80 प्रति बैरल था और आज के दिन $120 है, तो ये $40 का बेनिफिट क्रूड प्रोडक्शन में, और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव मार्केट में इससे भी ज़्यादा है, $160, $180 है, तो वो जो क्रैक का जो मार्जिन है जो ये कंपनीज कमा रही हैं वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो उनको पहले मिल रहा था। तो उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट टैक्स के द्वारा लेना चाहती है, जो कि ले रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा मार्जिन नहीं ले रही है। अभी काफ़ी मार्जिन ऐसा है जो कि कंपनीज़ के लिए छोड़ दिया गया है, और जितना प्रॉफिट कंपनीज़ पहले कमा रही थी इस रजीम के आने से पहले, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट आज के दिन कमाएंगी। लेकिन विंडफॉल गेन में से थोड़ा सा विंडफॉल गेन टैक्स के रूप में अब सरकार के पास है। तो मतलब सरकार के पास एक स्कोप रहेगा आने वाले समय में कंज्यूमर को रिलैक्सेशन देने के लिए। एक्साइज आप ऑलरेडी काफ़ी कम कर चुके हैं, ऑल्दो स्टेट्स ने वैट नहीं कम किया है, लेकिन फिर भी आने वाले समय हम देख पाएंगे कि कोई कंज्यूमर को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मेजर्स हैं, इससे कोई कंज्यूमर प्राइस पे कोई वृद्धि होने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है कि उनकी वृद्धि हो। इसमें तो केवल उन्हीं कंपनीज़ को टैक्स लग रहा है जो कंपनीज़ नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा रही थी। और जहाँ तक रिलीफ की बात है, तो ऑयल कंपनीज़, ये मैंने नहीं देखा है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का काम है, वो देख रहे होंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइस पे अपना सामान खरीदती हैं, तो उनकी रिकवरी कम थी या उनको लॉस भी हो रहा था। इस स्टेप से हो सकता है कि उनको अगर सस्ते दाम पे मिल जाएगा पेट्रोल या डीजल, तो उतना उनका लॉस कम हो जाएगा या वो थोड़ा ब्रेक इवन करने लगेंगे।
लेकिन इसका असर कंज्यूमर पे ये हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे बनिस्बत इसके कि यहाँ पर बेचें। अब ये सिचुएशन के बदलने के बाद हो सकता है कि उनके पेट्रोल पंप्स पे भी डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता बढ़ जाए, उस लिहाज से कंज्यूमर को सहूलियत मिलेगी। इससे यही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मार्केट किस तरह से इसको लेती है, कैसे बिहेव करती है। पर क्योंकि ये सारा मार्केट मैकेनिज्म इंटरनेशनल प्राइस पे डिटरमिन्ड है, तो नेशनली क्या होता है वो भी इंटरनेशनल पे डिपेंड करेगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आज एक बहुत बड़ा दिन है, 5 साल हो गए वन टैक्स वन नेशन को। सर आगे की रणनीति जीएसटी के लिए क्या रहेगी? कैसा जीएसटी हम कंज्यूमर के लिए देखेंगे और क्या सुधार आप जीएसटी में अभी चाहते हैं? देखिए, इसको मैं एक जनरल रूप में आंसर करना चाहूँगा रादर देन कई स्टेप्स हैं जो मेरे मस्तिष्क में हैं कि हमें लेने चाहिए आने वाले समय में। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने एक ही दिशा की तरफ जीएसटी या सभी टैक्सेस को जाने के लिए कहा है। वो ये है कि आप जो टैक्स पेयर है उसके जीवन में आप थोड़ी सरलता लाएं, उसकी कंप्लायंसेस में सरलता लाएं, उसके रिटर्न्स में सरलता लाएं, उसको टैक्स पेमेंट में थोड़ी सहूलियत दें। एक दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि जब ये आप ला रहे हैं तो आप कंप्लायंसेस को भी इंश्योर करिए कि जितना टैक्स बनता है वो सरकार को आए। एक तरफ टैक्स पेयर की लाइफ को इजी करें और दूसरी तरफ टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ाएं। ये दोनों मकसद दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। ये दोनों पटरियां जो हैं हम इकट्ठे चलाएंगे और अगर इस मकसद में हम कोई भी स्टेप लेना है वो लेंगे और इससे दोनों को सहूलियत होगी, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सहूलियत भी बढ़ेगी। मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम में हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे टैक्स पेयर को भी सहूलियत हुई है और साथ ही साथ हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये थे हमारे साथ तरुण बजाज जो बता रहे थे कि जीएसटी में आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या क्या सहूलतें आम इंसान को जीएसटी के थ्रू मिलेगी। तरुण शर्मा, जी बिजनेस।